नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी में आज हम पढ़ेंगे भाग 2, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि 11th क्लास में आपने जाना था कि ध्वनि अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई डीजे साउंड है, वो जैसे से हमारे पास से गुजरता है हमें उसकी साउंड बहुत तेज़ सुनाई देती है और डिस्टेंस भी उसकी जैसे जैसे हमारे पास आता जाएगा उसकी डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन वही डीजे जब आगे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो वो आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव था। इसी प्रकार से क्या तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है और उसमें तरंग दैर्ध्य के अनुसार लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। इसलिए हमें प्रकाश में भी डॉपलर प्रभाव देखने को मिलता है। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उनके कंसेप्ट से ही हमें ये टॉपिक समझने में सहायता होती है। तो बच्चों, जानते हैं प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है जिसकी हम जानकारी ले लेते हैं। क्या है वो टॉपिक? कि परावर्तन तथा अपवर्तन के समय तरंगाग्रों के व्यवहार की बात करते हैं। सामान्य सा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पतला प्रिज्म है, ठीक है, और उस प्रिज्म पर कोई समतल तरंगाग्र है, ठीक है। समतल तरंगाग्र आप जानते हैं कि अगर बिंदु प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, रेखीय प्रकाश स्रोत से कैसा प्राप्त होता है? बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। लेकिन अगर दोनों ही प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्राप्त होने वाला तरंगाग्र कैसा होता है? समतल तरंगाग्र होता है। अब इस समतल तरंगाग्र को हमें गुजारना है किससे? हमें गुजारना है प्रिज्म से। तो रटा मारने की जरूरत नहीं है, हमें केवल समझना होगा कि प्रकाश किरण का ये जो भाग आप देख रहे हैं और एक ये भाग देख रहे हैं, तो कौन से भाग को कांच में से अधिक विलंबित होना होगा, मतलब गुजरना होगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला भाग ज़्यादा मोटा है, ठीक है। और कांच में आप जानते हैं प्रकाश का वेग क्या होता है? कम ही होता है माध्यम की तुलना में। तो अब देखो, ये तो जल्दी से क्या करेगा, इसको पार कर जाएगा, तो विचलित कम हो रहा है। लेकिन ये देखिए, ये इस मोटे भाग में से गुजरेगा तो इसका जो अवनमन है, अवनमन का अर्थ होता है झुकाव, कि यहाँ झुकाव है ना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार का हमें समतल तरंगाग्र अपवर्तन के बाद प्राप्त होता है इस चित्रानुसार, ठीक है। चलो, चित्र के अनुसार एक समतल तरंगाग्र पतले प्रिज्म पर क्या हो रहा है बच्चों? आपतित हो रहा है। चूंकि कांच में प्रकाश तरंगों की चाल क्या होती है आपको पता है? कम होती है, क्योंकि कांच कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। किसकी तुलना में? वायु के तुलना में। अतः अंदर आते हुए तरंगाग्र का निचला जो भाग है वो सबसे अधिक विलंबित होगा, क्योंकि प्रिज्म नीचे से क्या हो रहा है? मोटी साइज का है ना, और ऊपर से क्या पतला है, विलंबित होगा, क्योंकि वह कांच की अधिकतम मोटाई को क्या करते हैं? पार करता है। इस कारण प्रिज्म से बाहर निकलने वाला तरंगाग्र चित्रानुसार झुक जाएगा। चित्र हम बना चुके हैं, ठीक है, आयतन में। तो ये चित्रानुसार क्या हो जाएगा? उसमें एक अवनमन आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा। दूसरा बच्चों हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस से। तो देखो, अगर उत्तल लेंस से हमें क्या करना है? समतल तरंगाग्र का अपवर्तन करना है। चलो करवाते हैं। तो देखो, ये भाग यहाँ जाएगा, ये भाग यहाँ जाएगा, और एक और मान लेते हैं यहाँ जाएगा। तो कौन सा भाग कांच का उत्तल लेंस में सबसे मोटा है? वो ये बीच वाला भाग है, ठीक है। अब बीच वाले भाग में जो विलंबन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये झुकाव इधर आ गया, ये झुकाव इधर आ गया। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, वो तो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। ये लीजिए, फोकस से चलेगी, ठीक है। और जो मध्य बिंदु से आएगी वो कहाँ से जाएगी? प्रकाश केंद्र से। सीधा बनाना है आपको, प्रकाश केंद्र से सीधी गुजर जाती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब सीधी सी बात क्या प्राप्त हुई आपको? ये सब क्या होंगे? उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं। बात कर लेते हैं चित्र के अनुसार एक समतल तरंगाग्र पतले उत्तल लेंस पर क्या हो रहा है? आपतित होता है। आपतित समतल तरंगाग्र का मध्य भाग क्या होता है? लेंस का सबसे मोटा भाग होता है, तथा सर्वाधिक जो विलंबित जो भाग होगा वो वहीं से होगा, ठीक है। और लेंस से बाहर निकलने वाले तरंगाग्र में केंद्र पर क्या होता है? अवनमन होता है। अवनमन का मतलब क्या होता है बच्चों? झुकाव, ठीक है।
तो यहाँ जो झुकाव होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि फोकसित वाला होगा। तो और इसलिए तरंगाग्र क्या हो जाता है बच्चों, गोलीय हो जाता है तथा एक बिंदु ऐप पर अभिसारित होता है जिसे फोकस कहते हैं। सीधी सी बात है, अपवर्तन के नियमों की बात की है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये मिलेंगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो एक बिंदुवत आपको प्राप्त हो जाएगा। चलो तीसरा पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा समतल तरंगाग्र का परावर्तन की हम बात करते हैं। तो देखो अब क्या है, अवतल दर्पण है, सीधी सी बात है, ये इधर आएगा टकराएगा, ये इधर आएगा टकराएगा, ये मध्य भाग पर जाएगा। तो दर्पण क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ये लीजिए, ठीक है। चलो इसको जानते हैं। चित्र के अनुसार एक समतल तरंगाग्र क्या होता है, अवतल दर्पण पर आपतित है तथा परावर्तन पर हमें एक गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी साइज कैसी है, कुछ इस प्रकार से है। तो आपको एक गोलीय तरंगाग्र यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोकस बिंदु ऐप पर क्या हो जाती हैं, अभिसारित होती हैं। अभिसारित मतलब होता है इकट्ठा करना, केंद्रित करना। चलो अब हम हमारे जो टॉपिक है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, उसकी भी बात करते हैं। मुख्य टॉपिक हमारा यही था इसमें, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, लेकिन कुछ जानकारियाँ टॉपिक के साथ पहले से जुड़ी होती हैं तो उनको भी हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। फिलहाल हम यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर, उस एग्जाम्पल से क्या होगा, हमें पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक होती है फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो हमेशा वेवलेंथ जो होती है ना भाई, ये तो हो गई आवृत्ति, ठीक है, और ये हो गई आपकी क्या, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो म्यू और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/λ के, और जब आप इसको बराबर करते हैं ना तो म्यू बराबर c/λ, ये एक फॉर्मूला होता है। तो आपने देखा कि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे की क्या होती हैं, विद्युत क्रमानुपाती होती हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल समझे, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक डीजे साउंड है और वो जो डीजे साउंड है वो हमसे दूर जा रहा है, तो अब आप बताइए क्या कम होता जाएगा। आप कहेंगे सर उसमें जो गाने की जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम कम होती जाएगी, और हमसे जो उसकी डिस्टेंस है किसकी, डीजे साउंड की, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी आवाज़ तो कम हो रही है और डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इसका मतलब आप इसको इस तरीके से समझे कि प्रकाश में क्या होता है, अगर ऐसा सिस्टम है तो जो गाने की आवाज़ है उसको आप समझे फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, अब ये इसमें फ्रीक्वेंसी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गई, कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। और जो डीजे दूर जा रहा है उसको आप समझे लेमडा, तरंग दैर्ध्य, कि डीजे दूर जा रहा है, इसका मतलब अगर प्रकाश स्रोत दूर जा रहा है ना, तो दूर जा रहा है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। और कम क्या होगी, आवृत्ति कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्टा है। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी का उल्टा, अब मान लो कि डीजे साउंड हमारे पास आ रहा है, डीजे साउंड पास आ रहा है, उस केस में गाने की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी, गाने की वॉल्यूम कम, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जैसे वो पास आ जाएगा तो बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो आप समझ गए होंगे दोनों बातें, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के मध्य क्या हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है। देखिए आपेक्षिक गति होनी जरूरी है, ये नहीं क्या दोनों एक जगह स्थिर हो गए। अब स्थिर हो गए तब तो आपको पता नहीं लगेगा क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों बातें क्या हो जाएंगी, नियत हो जाएंगी। अगर एक जगह ही खड़े होकर बज रहा है तो फिर वो आपको तो वहीं सारा काम करना होगा, वहीं सब वहीं नाचने लग जाएंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जरूरी है कि आपेक्षिक गति होनी चाहिए दोनों की तुलना में। आपेक्षिक गति मतलब होता है या तो वो सामने वाला गति करे या आप खुद गति करें, या फिर दोनों गति करें। इसलिए दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए, एक परस्पर गति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये शब्द सबसे मुख्य शब्द है इस परिभाषा के अंदर, आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, एक तो आवर्ती में परिवर्तन, आभासी परिवर्तन मतलब ध्वनि बढ़ रही है या कम हो रही है। हालांकि हम यहाँ प्रकाश की बात करें, लेकिन ध्वनि के एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं। और या फिर क्या होगी, तरंग दैर्ध्य में विस्थापन कम या ज़्यादा हो जाएगा, यानी या तो आवर्ती में चेंज या आप कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य में चेंज, क्योंकि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, एक दूसरे के विद्युत क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। चलो तो ये जो परिवर्तन होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रेक्षक, यदि जो स्रोत ना वो प्रेक्षक से दूर जाता है, प्रेक्षक ये मान लीजिए प्रेक्षक गाना सुनने वाला है और स्रोत आपका डीजे साउंड हो गया, लेकिन ये प्रकाश, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब दूर जा रहा है
तो गाने की आवाज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गाने की आवाज़ कम हो जाएगी मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई और जो साउंड है वो दूर चला गया, डी साउंड। भाई गाने की आवाज़ तो कम हो गई और डीजे आपसे दूर चला गया, तो क्या बढ़ गई, तरंग दैर्ध्य बढ़ गई। तो देखो आवृत्ति तो क्या होगी, आपको घटती हुई प्रतीत होगी, बिल्कुल सही बात है, और तरंग दैर्ध्य हमें बढ़ती हुई प्रतीत होगी। समझ गए, आवृत्ति कम, तरंग दैर्ध्य बढ़ गई। तो इस केस में क्या होता है, इस प्रकार के डॉपलर इफेक्ट को हम कहते हैं अभिरक्त विस्थापन। अभिरक्त विस्थापन क्यों कहते हैं, देखिए रक्त होता है लाल, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जो लाल रंग है ना उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है, और अधिक होती है इसलिए स्पेक्ट्रम में जो दर्शित क्षेत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव है ना उसमें लाल सिरे की ओर तरंग दैर्ध्य क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, यानी उसमें लाल कलर आपको मुख्यतः दिखाई देगा और लंबी साइज में दिखाई देगा। तो वो क्या होता है, अभिरक्त विस्थापन होता है, यानी लाल लाल दिखना, अभिरक्त विस्थापन हो जाता है। चलो दूर चला गया। अब मान लो प्रेक्षक, जो प्रकाश होता है ना वो प्रेक्षक क्यों चलता है, मतलब अब गाने की आवाज़ तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी आवृत्ति बढ़ गई, और आवृत्ति बढ़ जाएगी और डी साउंड भी पास आ रहा है, मतलब बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, अर्थात तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य घटती हुई प्रतीत होगी, आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, चलो अब तरंग दैर्ध्य में इस प्रकार का जो ये परिवर्तन है ना जो इस प्रकार का ये जो परिवर्तन हो रहा है तरंग दैर्ध्य के अंदर, वो कैसा होता है बच्चों, वो नीला विस्थापन होता है। ठीक है, नीला विस्थापन होता है। अब नीला क्यों, क्योंकि हमारी आंख के लिए नीला कलर क्या होता है, सुग्राही होता है, लेकिन होता है वैसे बैंगनी कलर के लिए। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य बैंगनी सिरे की ओर विस्थापित हो जाता है, लेकिन बैंगनी से अच्छा जो नीला कलर है वो हमारी आंख को क्या होता है, पीली होता है, सुग्राही होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, नीला विस्थापन है। चलो हो गया। अब हम प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के लिए गणितीय मेथड करेंगे, और गणितीय मेथड के लिए इसमें हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमारी किताब में इसमें न्यूमेरिकल भी शामिल है, तो इसलिए हमें ये बातें करनी होंगी। तो प्रकाश में डॉपलर प्रभाव ज्ञात करने के लिए आइंस्टाइन के सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग हम और चैप्टरों में भी करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि ये हमारे पास केवल एक फॉर्मूला है, हमारे पास इसका डेरिवेशन नहीं है जो उच्च कक्षाओं में अपेक्षित होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व पूरा कर देंगे। तो उपयोग करते हैं। अब देखो इस मैथमेटिक के अंदर जो साइन या जो सिंबल्स हमारे काम आने वाले हैं वो सिंबल्स कुछ इस प्रकार से होंगे कि देखिए ये आपका व्यू है, व्यू मतलब प्रकाश की मूल आवृत्ति, ठीक है, और जिसके डैश लगा देंगे वो आभासी, वो चेंज होने के बाद की है। जैसे व्यू डैश है तो ये क्या हो जाएगी, आभासी आवृत्ति होगी। ओके, समझ गए। इसी प्रकार से हम एक मानेंगे लेमडा, लेमडा क्या होगी, वास्तविक तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और लेमडा डैश क्या हो जाएगी, आभासी तरंग दैर्ध्य। सी को तो आप अच्छे से जानते हैं, सी क्या है, प्रकाश का वेग है। ओके, और वी क्या है, वी प्रेक्षक के सापेक्ष स्रोत वेग है, जो प्रेक्षक को स्रोत से जोड़ने वाली रेखा की दिशा में, जिस तरीके से वो गति कर रहा है या आपसे दूर जा रहा है उस मोशन के अंदर उस रेखा की ये बात कर रहा है वेग के लिए। चलो अब जो आइंस्टाइन का जो सापेक्षता सिद्धांत है उसके अनुसार जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से पुट होती है, व्यू डैश बराबर व्यू 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी का वर्गमूल। ये इधर आएगा, दोनों का कंपेरिजन है, दोनों ही फ्रीक्वेंसी कंपेरिजन है, वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अन्य चैप्टर में इसकी बात करते हैं, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर m इक्वल m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, फिर वो जो साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं वहाँ भी हम इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित नहीं करते हैं, वहाँ भी हम इस समीकरण को यूज में लेते हैं। तो उसी प्रकार से उसी कड़ी में हम इसको यहाँ भी यूज में ले रहे हैं। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको जब सोल्व करेंगे ना तो हमें पता है ये जो पहली स्टेप है ना, ये 1 प्लस वी अपॉन सी की पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है, और ये जो साइड में ना इसको ऊपर ले दो आप, 1 माइनस वी अपॉन सी ऊपर ले गए माइनस 1/2, ठीक है। आप कहेंगे सर रूट कहाँ गया, रूट का मतलब ही 1/2 होता है, ठीक है, और ये बट्टा में था मैं इसको ऊपर ले गया माइनस 1/2 माइनस लगा दिया क्योंकि ऊपर लेकर चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब द्विपद प्रमेय काम में लेते हैं। द्विपद प्रमेय जो होता है x प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस nx प्लस आगे चलता रहता है, ठीक है, लेकिन हम इतना ही काम में लेते हैं द्विपद प्रमेय में, क्योंकि आगे तो क्या होता है नगण्य पद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस nx, तो nx जब रखेंगे ना तो पहले वाले स्टेप में क्या है 1/2 क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस का है, और आप इसको द्विपद प्रमेय जब काम में लेते हो तो 1 प्लस nx, तो n की वैल्यू तो हो गई आपकी 1/2, और
भाई 1 प्लस भी तो आएगा ना, 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, और अक्स की वैल्यू आपकी है v/c, तो देखो क्या आएगा 1 प्लस v/2c, ये आ गया, और ये पहले से लगा हुआ यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखिए, अब जाहिर सी बात है जब आप इस एंड की जगह क्या रखोगे भाई, ये खुद भी क्या है माइनस में, माइनस v/c है, माइनस v/c है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, और पहले से माइनस घात में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। 1 प्लस nx रखोगे ना, तो n का अगर घात माइनस में तो माइनस नीचे आएगा, और नीचे पहले से माइनस था, इसके अंदर ये रहा 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस v/c। और आगे वाले पद हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि v की जो वैल्यू होती है ना, वो c से तो क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है भाई, प्रकाश के वेग की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस कंडीशन क्या होता है, आगे जैसे जैसे मान बढ़ते जाएंगे उसमें बट्टा वाला मान क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा, तो जब भाग दोगे तो बहुत ही छोटी नगण्य संख्याएं आपको प्राप्त होती है, तो उनको नगण्य मानकर वहाँ से हटा देते हैं। तो इतना ही इसको सॉल्व करना होता है। चलो अब देखो, जाहिर सी बात है 2 हो गई दोनों प्लस के हो गए, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब अपना सूत्र लगेगा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या होता है ये, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, और v/2c का स्क्वायर, ये लास्ट में v²/4c², और बट्टा में 2 से गुणा करना होगा, 2 गुणा 1 गुणा v/2c, तो 2 से 2 सोल्व हो जाएगा, क्या बचेगा v/c। ये अपने इसको यहाँ तक सोल्व कर दिया। लेकिन अब ये जो आगे की स्टेप है ना, मैंने क्या कहा था भाई, v और c में अगर तुलना की जाए तो c क्या है, v से बहुत अधिक है, और अब तो इसकी घात और कर दी हमने, घात और कर दी, तो ये पद क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो इस पद को हम हटा देंगे यहाँ से, नगण्य मानकर छोड़ देंगे, केवल इतना रखेंगे 1 प्लस v/c, ये लीजिए 1 प्लस v/c, आगे हमने उसको हटा दिया, नगण्य मानकर छोड़ दिया। अब देखो, तो इसके इक्वल क्या था, इसके इक्वल था u डैश, जो हमने आगे सोल्व किया है और हमने यहाँ लिख कर दिखा दिया, ठीक है भाई, हम इसको पहले से सोल्व कर रहे थे ना, इसलिए ये देखिए बराबर के हिसाब से ना, तो हमने इसको यहाँ तक किया और आगे हमने दिया इसको v डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें पता है कि ये होता है c/λ। अब अगर इसके डैश लगा हुआ है तो इसके भी डैश लगेगा, मतलब अगर ये आभासी आवर्ती है तो ये क्या होगी, ये आभासी तरंगदैर्घ्य होगी, ठीक है। तो चलो यहाँ हम रख देंगे c/λ डैश, यहाँ रख देंगे c/λ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस v/c हो जाएगा, ओके। चलो अब हम बात करते हैं, इन सबको उल्टा कर दो, देखो c से c की तो होगी नमस्ते, मतलब चला गया, बच गया 1/λ डैश, उसको उल्टा कर दो, क्या हो गया, लैम्डा डैश हो गया, फिर यहाँ पर 1/λ उसको उल्टा कर दिया, लैम्डा हो गया, और इसका उल्टा करना पड़ेगा ना, बट्टा 1 है भाई, इसको उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस v/c। अब 1 प्लस v/c है, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 घात प्लस की वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये लीजिए, इसलिए हमने यहाँ पर -1 घात लगा दी। अगेन आप क्या करेंगे, द्विपद पर में यूज में लेंगे, द्विपद पर में यूज में लेंगे तो -1 1 प्लस nx, भाई क्या होता है 1 प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस nx, तो माइनस में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सोल्व किया तो ये माइनस का हो गया 1 माइनस v/c, तो ये लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई। तो हमने एक तो देखो ये निकाल लिया, किसकी वैल्यू, आभासी आवर्ती की, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये लैम्डा डैश की आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आभासी तरंगदैर्घ्य आ गई, यानी हमने आभासी आवर्ती और आभासी तरंगदैर्घ्य का मान निकाल लिया। अब चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, आवर्ती में परिवर्तन बराबर आभासी आवर्ती माइनस वास्तविक आवर्ती, ठीक है, और आभासी तरंगदैर्घ्य बराबर तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन बराबर आभासी तरंगदैर्घ्य माइनस वास्तविक तरंगदैर्घ्य। चलो सोल्व करते हैं, ये लीजिए जो मैंने बोला था आपको, ठीक है, डेल्टा व्यू बराबर व्यू डैश माइनस क्या हो गया व्यू, और इसको सोल्व करते हैं, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की, यानी समीकरण 1 तो कौन सा है, जिसके अंदर व्यू की वैल्यू आ चुकी है आभासी आवर्ती की, ये लीजिए ये रहा, ठीक है, और समीकरण 2 ये आपके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको समझना है, क्या समझना है कि अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें, व्यू डैश माइनस व्यू, चलो वापस चलो बैक, ये व्यू डैश की वैल्यू है,
ठीक है। अब मैं इसको गुणा करूँगा तो एक तो आ गया व्यू, ठीक है, प्लस व्यू v अपॉन सी, ये किसकी वैल्यू है, ये व्यू डेज की है। फिर हमें क्या करना है, माइनस व्यू करना है, तो माइनस व्यू करते व्यू से व्यू कर देगा, क्या बचेगा, प्लस व्यू v अपॉन सी, व्यू v अपॉन सी, समझ गए। इसी प्रकार से हमें ये सोल्व करना है, तो हमें डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डेस ये रहा, अब इसको गुणा कर दीजिए, क्या देगा, लेमडा माइनस लेमडा v अपॉन सी, ठीक है। फिर माइनस लेमडा लेमडा से लेमडा की नमस्ते हो गई, बच गया माइनस वी लेमडा अपॉन सी, ठीक है। तो ये मान अपन रखेंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी अपॉन सी, और ये क्या हो गया, लेमडा हो गया, ओके। अब देखो इसमें ये तो डेल्टा लेमडा का मान आ गया और ये डेल्टा व्यू का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें केवल इसको आगे और समझना थोड़ा सा। अब ये देखना कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है कि आप फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तो मान कैसे आएगा, नेगेटिव। मान लो जो आपकी तरंग दैर्ध्य है वो कम हो रही है, पहले क्या थी, ज़्यादा थी, तो कैसा मान आएगा, नेगेटिव आएगा। मान लीजिए जो आभासी फ्रीक्वेंसी है वो अब ज़्यादा हो गई, पहले क्या थी, कम थी, मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। मान लीजिए तरंग दैर्ध्य पहले क्या थी, कम थी, अब ज़्यादा हो गई, तो घटाने पे क्या आएगी, पॉजिटिव। बस ये चीज़ समझनी है अपने को। चलो सॉल्व करते हैं कि जब स्रोत प्रेक्षक से अगर दूर जा रहा है मतलब आपके लेमडा बढ़ जाएगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी, तो तरंग दैर्ध्य कहाँ दिख रही है, ये रही, क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ लिखा भी है डेल्टा लेमडा क्या होगा, धनात्मक, और दूर जा रही है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो पहले वाला मान क्या था, बाद वाले मान से क्या है, ज़्यादा था ना, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, अभी डेल्टा व्यू नेगेटिव हो जाएगा, ये देखो नेगेटिव हो गया, नहीं समझे भाई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, पहले क्या थी, ज़्यादा थी, तो अब दूसरे मान में से पहला मान घटा रहे हो, तो पहला मान क्या दूसरे से ज़्यादा है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि प्रेक्षक के पास आ रहा है, तो पास आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, पहले वाले की तुलना में बढ़ जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या से बड़ी होगी, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या निकालेंगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी क्या हो रही है, वो कम हो रही है, और पहले तरंग दैर्ध्य क्या थी, ज़्यादा थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, छोटी होगी, पहली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, तो दूसरी संख्या छोटी है और उसमें से पहली संख्या बड़ी है, वो जब घटाएंगे ना तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, डेल्टा लेमडा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलो और अब यहाँ से जो हमें v मिलता है ना वो ऋणात्मक मिलता है, और दूरस्थ गैलेक्सियाँ जो होती है ना, गैलेक्सी यानी जो आकाशीय पिंड आप इसे कह सकते हैं, चमकने वाले, उनके लिए जो तिर्य्य वेगों का मापन का दायरा, यानी इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उनके लिए हम यही फॉर्मूले क्या करते हैं, बार बार काम में लेते हैं। तो डेल्टा लेमडा की वैल्यू आपको इसके अंदर कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, और डेल्टा व्यू की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये कम हो गई और ये बढ़ गई, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो किताब में उदाहरण दिया हुआ है, पहला ही उदाहरण है, और वो ये है कि हमारे सापेक्ष, जैसे हमने अभी बात की थी कि किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए जिससे 589.0 नैनोमीटर की सोडियम लाइन 589.6 नैनोमीटर पर प्रेक्षित हो जाए, ठीक है। चलो नैनोमीटर का मतलब यहाँ हो गया लेमडा से हो गया, तरंग दैर्ध्य से हो गया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए लेमडा कितनी थी, 589.0, कितनी ऑब्जर्व करनी है, 589.6, तो ये क्या हो गई, आभासी हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आभासी में से निकाल देंगे वास्तविक, कितने आ गई, 0.6 नैनोमीटर, ठीक है। और प्रकाश का वेग हमें पता है, फिक्स होता है 3 × 10⁸, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो लेमडा डैश की वैल्यू क्या है, लेमडा से ज़्यादा है, इसका मतलब ये मान कैसा आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप, ये तो फॉर्मूला आ गया ना, अब निकालना क्या अपने को, वी निकालना, तो सी को इधर भेज दीजिए, सी अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा बराबर वी, और ये आ जाएगा, मान दीजिए सी का मान, ये आ गया सी का मान, डेल्टा लेमडा 0.6 नैनो है, तो नैनो 10⁻⁹ हो गया, और लेमडा 589.0 × 10⁻⁹, क्योंकि नैनो में है, अब नैनो से नैनो की नमस्ते हो गई, ठीक है। और इनको सोल्व कर दिया, ये हमारा किलोमीटर में इसको चेंज कर दिया, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, या 10⁻³ मीटर, तो चेंज कर दिया। और धनात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि गैलेक्सी क्या है, इस गति से दूर जा रही है, क्योंकि देखो तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है ना, तरंग दैर्ध्य बढ़ी है, इसका मतलब गैलेक्सी क्या होगी, जहाँ से हम बात करें वहाँ से गैलेक्सी हमेशा दूर की ओर जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, वो भी पढ़ लेते हैं, टॉपिक के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको भी कर लेते हैं।
एक वर्णीय प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाली यानी पृथककारी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित और अपवर्तित दोनों प्रकाश की आवृत्तियाँ क्या होती हैं, समान होती हैं। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों। ठीक है, सीधा सा आंसर है कि जब भी कोई आवेशित दोलक होता है, दोलन गति करने वाला, तो वो जब भी उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति उसके दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, और अतः विकिरित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के तुल्य होती है। समझ लीजिए इसको आप। क्या होता है, जैसे ये एक दोलन करता हुआ पिंड आ रहा है यानी अपनी स्थिति से बार बार विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ये जब भी आवेशित दोलक के रूप में हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे आपने ये भी पढ़ा था कि एक असमान गतिशील आवेश का उदाहरण दीजिए। तो असमान गतिशील आवेश का उदाहरण क्या होता है, एक आवेशित कण को अगर आप किसी धागे से बांध कर लटका दें तो वो क्या करेगा, दोलन करेगा। दोलन करते समय क्या करेगा, वो तरंग बनाएगा। उन तरंगों हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो जब उसके दोलन की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, उससे बनने वाली तरंग की होती है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि आवेशित दोलक द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति उसके दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है और विकिरित प्रकाश की आवृत्ति भी आपतित प्रकाश की आवृत्ति के तुल्य होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उतनी ही बनी रहती है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। इसके अंदर है जब प्रकाश वेल से सघन माध्यम में, ध्यान देना कहाँ से, वेल से सघन माध्यम में तो गति करता है तो उसकी चाल में क्या आती है, कमी आती है। ये जाहिर सी बात है, जब वेल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों के द्वारा संचरित ऊर्जा की कमी को दर्शाती है। ठीक है, ऊर्जा की कमी को दर्शाती है, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो किसी भी तरंग की तीव्रता होती है ना, वो आयाम पर डिपेंड करती है कि उसको आयाम कितना मिल रहा है। आयाम मतलब होता है जैसे अब ये यहाँ से यहाँ तक की बात है, ठीक है ना, और सघन माध्यम में आयाम क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। वो ऊर्जा कम नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी वहीं जा रही है जहाँ जानी है। ठीक है, तरंग वहीं जाएगी जहाँ उसको जाना है। तो और एक बार आपको बता दें, आई समानुपाती आर स्क्वायर कह सकते हैं, आई समानुपाती ए स्क्वायर कहते हैं। आयाम के वर्ग की क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। ठीक है, तो तरंग द्वारा संचरित ऊर्जा तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, यह तरंग संचरण की चाल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, चलो प्रकाश की तरंग अवधारणा में ध्यान देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रकाश की तीव्रता का आकलन तरंग के आयाम के वर्ग से ही किया जाता है। कोई बात नहीं, अभी हमने कहा था वह क्या है जो प्रकाश की फोटोन अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करता है। प्रकाश की तीव्रता निर्धारण करता है, इसको आप ऐसे समझे कि मान लीजिए 10 वाट का बल्ब है, फिर हमने 20 वाट का लगा दिया, फिर हमने 30 वाट का लगा दिया। हर बार क्या होगी, ग्लोइंग बढ़ गई। ग्लोइंग क्यों बढ़ी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गई। देखिए फोटोन क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी जो आप इंसिडेंट करवाते हो, आपतित करवाते हो। तो अगर जितने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, जितने फोटोन होते हैं, मान लीजिए 10 फोटोन है तो 10 इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, वो अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है, रिएक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, ग्लोइंग बढ़ जाती है। इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता एज ए फोटोन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन पर, फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। तो किसी दी गई आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में गतिमान फोटोन की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस वीडियो के अंदर प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के बारे में विस्तार से जाना है। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में, जो हमारे कोर्स में महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, और साथ में हम जानेंगे उसका गणितीय विश्लेषण। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।